हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको गुजरात राज्य की स्थापना, गुजरात राज्य में किस प्रकार से सल्तनत की स्थापना होती है और अहमद शाह के बारे में बताया। और इसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात में के महान शासकों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको महमूद शाह बेगड़ा के बारे में बताएंगे या बेगढ़ा के बारे में बताएंगे। महमूद शाह बेगड़ा को गुजरात सल्तनत के सुल्तानों में महानतम शासक माना जाता है। उसके पीछे कारण है, इसके समय में गुजरात राज्य अपनी अत्यधिक सुदृढ़ता को प्राप्त करता है, साम्राज्य का विस्तार होता है और हम देखते हैं कि एक चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है। तो हम देखते हैं कि इसे बेगड़ा क्यों कहा जाता है। उसका कारण है कि गिरनार और चांपानेर जैसे गुजरात के महान दुर्गम दुर्ग थे, उन दुर्गों को इसने विजित किया, उन दुर्गों की इसने जीत प्राप्त की, उन दुर्गों पर इसने अधिकार किया, इसलिए इसे बेगड़ा कहा जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है बेगरा। बेगरा गुजराती भाषा में लंबी मूंछों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे माने बैलों के सींगों की भांति इसकी मूंछें अत्यधिक लंबी थी, इसलिए भी इसे बेगड़ा कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये गुजरात का महानतम सुल्तान है। गिरनार और चांपानेर के दुर्गों की इसने विजय प्राप्त की है। गिरनार आधुनिक जूनागढ़ था, जहां पर यादव राजकुमार राव मंडलिक शासन करता था। पहले इसने 1466 में उसे अपने अधीन किया, करत सामंत बनाया और उसके बाद हम देखते हैं 4 वर्षों बाद इसने गिरनार का पूर्ण विलय कर लिया। इसके अलावा हम देखते हैं 1482 में चांपानेर के दुर्ग पर भी इसने अधिकार किया। चांपानेर में रावल जयसिंह का शासन था और चांपानेर को भी इसने विजित किया। इस प्रकार हम देखते हैं इसने अपने राज्य का विस्तार किया। गुजरात और कोंकण के मध्य में जो दून क्षेत्र था, वहां के राजा को भी इसने पराजित किया और उसने अधीनता स्वीकार करने के लिए, कर देने के लिए उसे विवश किया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान के जालौर में भी इसने मुस्लिम स्टेट को पराजित किया और वहां के मुस्लिम शासक को अपने अधीन किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुजरात राज्य को इसने एक विस्तार प्रदान किया। इसके अलावा हम देखते हैं खानदेश के शासक को मालवा के खिलजी शासक के विरुद्ध सहायता प्रदान की। इसे मालवा का खिलजी शासक महमूद खिलजी ये सोचने के लिए विवश हुआ कि जब तक गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा जैसा शक्तिशाली शासक विद्यमान है, तब तक समस्याओं का समाधान का सैन्य विकल्प अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये अपने में काफी महान शासक सिद्ध होता है। और 1508 में हम देखते हैं चौल के निकट मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेनाओं ने पुर्तगाली शक्ति को, पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति को पराजित किया, जिसमें जेम्स लोरेंको मारा जाता है। लेकिन हम देखते हैं जेम्स लोरेंको के मारे जाने के बाद जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का पुत्र था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 में डीयू के निकट युद्ध किया और जिसमें मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं जब 1509 में गुजरात और मिस्र की संयुक्त शक्ति पुर्तगाली शक्ति से पराजित होती है, तो महमूद शाह बेगड़ा ये सोचने के लिए विवश होता है, बाध्य होता है कि पुर्तगाली एक समुद्र में एक अजेय शक्ति है, इसलिए उनसे संधि करना ही उचित होगा। लेकिन हम देखते हैं 1510 में गोवा की विजय पुर्तगाली गवर्नर अलुकर्क के द्वारा कर ली जाती है। बीजापुर स्टेट से गोवा को छीन लिया जाता है। ऐसी स्थिति में पुर्तगाली एक बड़ी समुद्री शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं और उनकी जो संधि की शर्तें होती हैं वो काफी कड़ी होती जाती हैं। ऐसी स्थिति में महमूद शाह बेगड़ा को बंदी बनाए गए पुर्तगालियों को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि
दिल्ली सल्तनत में उस समय समकालीन शासक सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी से महमूद शाह बेगड़ा के मैत्रीपूर्ण संबंध थे और मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण ही दोनों ओर से गुजरात के सुल्तान और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के द्वारा परस्पर उपहारों का आदान प्रदान होता रहता है। और ऐसे इसके अलावा हम देखते हैं फारस, मिस्र और तुर्की के साथ भी वैदेशिक संबंध इसके अत्यधिक सुदृढ़ थे, मैत्रीपूर्ण थे। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी रही हैं और इसे धार्मिक रूप से सहिष्णु माना जाता है। गोपी नामक ब्राह्मण इसका मुख्यमंत्री था और उदयराज नामक दरबारी कवि था जिसने महमूद चरित की रचना की है। और बारबोसा और बार्थोमा जो पुर्तगीज थे, इन्होंने क्या किया है इसके बारे में तमाम वर्णन किए हैं। बारबोसा ने इसे एक विश्व पुरुष बताया है। बारबोसा ने बताया है कि महमूद को बचपन से ही विष का सेवन करवाया गया था, जहर का सेवन करवाया गया था, इसलिए ये एक विश्व पुरुष के रूप में सामने आया है। और इसके हाथ पर अगर कोई मक्खी बैठ जाती है तो पल भर में वो स्वतः फूल कर मर जाती है। इसके अलावा इसके बारे में ये कहा जाता है महानतम शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ ये अत्यधिक पेटू था, अत्यधिक खाना खाता था। इसके बारे में कहा जाता है एक मन गुजराती भोजन इसकी प्रतिदिन की डाइट थी। इसके अलावा 5 किलो ये दही और चिवड़ा खा जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके बारे में कहा जाता है कि सोते समय इसके शयन कक्ष में पलंग के दोनों ओर हलवा के भरे हुए थाल रख दिए जाते थे कि जिधर भी उसकी अगर आंख खुलती है नहीं टूटे तो उसके बाद वो उन्हें खा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके बारे में तमाम और भी हास्यास्पद बातें की गई हैं जिनके बारे में ऐतिहासिक रूप से उनकी संदिग्धता मानी जाती है, सच्चाई पर भरोसा नहीं किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं बार्थोमा ने इसकी दीर्घ मूछें बताई हैं, लंबी मूछें बताई हैं जो अपने पीछे की ओर ये सिर पर बांध लिया करता था। हम देखते हैं कि गिरनार की विजय के बाद इसने गिरनार के निकट तलहटी में मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना की है। इसी प्रकार चांपानेर की विजय के बाद चांपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर की स्थापना की है। बाग ए फिरदौस जिसे स्वर्गिक उपवन कहा जा सकता है जिसकी इसने स्थापना की है। ये इसकी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। इसके बाद हम इसी श्रृंखला के तहत नेक्स्ट वीडियो में बहादुर शाह जो एक महान शासक था, अंतिम महान शासक गुजरात का था, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पुर्तगालियों के साथ में उसके कैसे संबंध थे, किस प्रकार से उसकी मृत्यु होती है, इन सब बातों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।